सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डार्विन के बारे में। पिछला जो सेशन था या वीडियो था वो हमारा लैमार्क से संबंधित था कि लैमार्क ने किस तरीके से जो उसका सिद्धांत है, जो उसकी थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन किया। हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा था कि जो न्यो लैमार्किज्म है वो क्या था। फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बारे में पढ़ेंगे डार्विन के। देखिए, आज का जो वीडियो है वो कई मायने में बड़ा इम्पोर्टेंट है। दो पक्षों से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। पहला, अगर आप इसे एक मोरल स्टोरी की तरह देखेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं जो डार्विन की लाइफ है वो मोटिवेट करेगी। दूसरा, हम डार्विन के जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि डार्विनिज्म को हम पढ़ेंगे। तो उस सिद्धांत को पढ़ने से पहले उस सिद्धांत को लाने के पीछे बैकग्राउंड क्या थी वो जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि हम डायरेक्ट जो भी डार्विन की थ्योरी थी उनको पढ़ सकते थे, लेकिन एक कनेक्शन होना चाहिए। जब हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए। तो उसी को लेके आज हम जो पढ़ेंगे वो डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ल्स डार्विन पूरा नाम था, बल्कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम था रॉबर्ट डार्विन और वो पेशे से एक डॉक्टर थे। जो इनके पिताजी थे वो पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। और जब डार्विन की ये परिकल्पना सामने आती है, यानी कि जब डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया, लैमार्क का सिद्धांत उससे पहले आ चुका था। तो लैमार्क का जो भी वाद था या जो भी लैमार्किज्म के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद आता है डार्विनिज्म। हालांकि बाद में इन दोनों में बड़ी कंपैरिजन भी हुई। जैसे लैमार्क के भी क्रिटिसाइज किया गया, ऐसे डार्विन को भी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन फिलहाल जो आज का टॉपिक ले रहे हैं उसी संदर्भ में देख लेते हैं कि जब ये डार्विन की थ्योरी जब यहाँ पर रखी गई, एक्चुअल में जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी तो अकेले डार्विन की थ्योरी वो नहीं थी। उसमें वेलेस भी थे, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो इन दोनों का एक मिसलिनियस एफर्ट था और जो लोगों के सामने आया, एक डार्विनिज्म के तरीके से सामने आया। हम जानेंगे आज कि इसे डार्विनिज्म या डार्विन के ही नाम से क्यों जाना गया, हम उसमें वेलेस का नाम क्यों नहीं पढ़ते। एक्चुअली क्या हुआ कि शुरुआती जो दौर था डार्विन का, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ऐसा ही था, मतलब रुचि पढ़ाई में कम थी। तो उसी को लेके इन्होंने क्या काम किया, जैसे शुरू में स्कूलिंग कराई गई तो इन्होंने स्कूलिंग में इनका मन नहीं लगा। फिर इनको एक मेडिसिन स्कूल में एडमिशन कराया गया तो मेडिसिन स्कूल में इनका मन नहीं लगा। फिर इन्होंने मेडिसिन स्कूल छोड़ के कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था। हालांकि बात करें वेलेस और डार्विन की, तो वेलेस और डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे या जो भी रिसर्च की थी वो दोनों की एक ही थी, लेकिन अलग अलग उन्होंने की। उन्होंने नेचर की स्टडी की और अलग अलग तरीके से, यानी कि दोनों ने अलग अलग उसका स्टडी की। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग था कि जो दोनों का रिजल्ट आया अपनी अपनी स्टडी का, वो रिजल्ट बड़ा कॉमन था। तो जो डार्विन रहे वो बहुत प्रभावित रहे वेलेस से भी। और जब वेलेस अपना रिसर्च पेपर तैयार करते थे तो वो जानते थे कि डार्विन का क्या है, रुझान इस ओर है। तो उन्होंने उन्होंने अपने जो भी रिसर्च पेपर हैं वो डार्विन को भेजे भी थे। मतलब जब ये प्रोसेस आगे बढ़ रही थी, यानी कि डार्विन का जीवन चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जैसे हमने कहा कि स्कूलिंग इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने 1831 की बात है जब इन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। वहां ये पढ़ाई कर रहे थे और वहां पर इनके वहां एक टीचर थे, बॉटनिस्ट थे, डॉक्टर हेंसलो। डॉक्टर हेंसलो को गवर्नमेंट ने स्टडी के लिए हायर किया था। तो उस स्टडी के लिए उनको एक टूर करना था और उनको गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी थी कि अगर वो चाहें किसी भी यंग साइंटिस्ट को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हेंसलो ने चुना था डार्विन को। हालांकि जब डार्विन को इस बारे में के लिए चुना गया था तो डार्विन केवल 22 इयर्स के थे। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हम नेचुरल सिलेक्शन थियरी पढ़ते हैं डार्विन की, एक्चुअल में डार्विन को शुरू में इस पर बिलीव ही नहीं था।
डार्विन को सृष्टिवाद का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, स्पेशल क्रिएशन का जो थियरी है, उस पर वो बिलीव करते थे। जो हम लास्ट 2 सेशन में हमने जिनको डिस्कस किया कि सबकी अपनी अपनी एक विचार है, एक कि जैसे पृथ्वी आई वैसी ही है और इसमें किसी भी तरीके का कोई करेक्शन या कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब इंटरेस्टिंग है कि शुरू में वो इसी मत को मानने वाले थे कि एक स्पेशल क्रिएशन थियरी है जो चल रही है और उसी से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हुआ है। अब क्या होता है, हेंसलो के साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने हेंसलो को हायर किया था कि आप स्टडी करिए और उसके लिए आपको एक टूर पर जाना है। तो एक बीगल नाम का जहाज था जो वर्ल्ड सर्वे के लिए यूज किया गया था। तो यहाँ पर बीगल में बैठे दोनों लोग, यानी कि वर्ल्ड सर्विस शिप था जिसका नाम था बीगल। ये ध्यान में रखिएगा, जितनी बोर्ड पे बातें लिखी हैं इम्पोर्टेंट हैं, सारा भी लिखा जा सकता था लेकिन केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इस पर लिखा है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बीगल नाम का जहाज था जिस पर हेंसलो के साथ डार्विन गए थे। और जब ये दोनों गए थे तो इन्होंने अलग अलग जगह पर रिसर्च की, यानी कि अलग अलग जगह से भी मतलब ये था कि साउथ पैसिफिक सी था वहां पर, और दक्षिण अमेरिका के 14 आइसलैंड का एक ग्रुप है। उन 14 आइसलैंड के ग्रुप्स को बोला जाता है गैलपेगोस। ठीक है, तो ये कहाँ गए, गैलपेगोस पे गए, जो एक आइसलैंड है। उस गैलपेगोस पर जाने के बाद ये काफी समय तक वहां पर रुके और रुकने के बाद इन्होंने वहां पर काफी स्टडी की। जब स्टडी की तो डार्विन ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें देखी कि उन्होंने देखा कि वहां पर जियोस्पिडी स्पीशीज की कुछ ऐसी अलग अलग तरीके की चिड़िया मिली उन्हें, जो 20 लगभग काउंटिंग के पॉइंट पे बोलो तो लगभग 20 अलग अलग तरीके की उनको यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दी जो जियोस्पिजिडी फैमिली से बिलोंग करती थी। अब इनके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इसी से मिलती जुलती कुछ बर्ड्स उन्होंने कहाँ देखी थी, उन्होंने दक्षिण अमेरिका में भी देखी थी। तो जब ये चीज वहां उन्होंने दक्षिण अमेरिका में देखी हुई बर्ड से कोरिलेट की तो इनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ऐसा कैसे हुआ कि वही वाली स्पीशीज यहाँ पर भी मिल रही है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि दक्षिण अमेरिका की ये जो प्रजातियां थी इनको अलग अलग वातावरण मिला और इस अलग अलग वातावरण में इन्होंने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। और जब ये अपने आप को इसके लिए ढालना शुरू कर देती हैं तो उसके बाद इनमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं और ये कुछ ऐसे परिवर्तनों को ऑप्ट कर लेती हैं। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है कि जब ये जो इसी से मिलती जुलती जो स्पीशीज थी, उन स्पीशीज इनको इन्होंने क्या काम किया, एक अलग जीनस जियोस्पिजा जो था उसमें रखा और उसको डिवाइड किया 13 अलग अलग स्पीशीज में। ठीक है, उन्हीं बर्ड्स को उन्होंने क्या कर दिया, फिर 13 अलग अलग स्पीशीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ कि जब रिसर्च आगे बढ़ती चली गई और जो ये बर्ड्स को लेके रिसर्च थी, बाद में जो हम फिंचे पढ़ते हैं, डार्विन्स फिंचे, वो इन्हीं को डार्विन्स फिंचे कहा जाता है। उसी के नाम से ये क्या हो गई, ये बर्ड्स फेमस हो गई और डार्विन्स फिंचे इनको कहा गया। ये रहा डार्विन फिंचे। इसके बाद डार्विन के जो विचार थे, डार्विन के विचारों पर बहुत अलग अलग लोगों का प्रभाव पड़ा। मतलब कई लोग थे जिन्होंने डार्विन के विचारों को प्रभावित किया। जैसे पहला नाम हमने वेलेस का ही लिया। वेलेस से प्रभावित थे। वेलेस ने एक थियरी दी थी। एक्चुअली वेलेस ने पढ़ा था माल्थस, जो कि अर्थशास्त्री से, उनका एक शोध पत्र उन्होंने पढ़ा था, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और उसका शोध पत्र पढ़ने के बाद वेलेस ने क्या काम किया कि जीवों की किस्मों में मूल दिशा से अनिश्चित रूप में कुछ चेंजेस आते हैं और उसकी एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इस नाम से एक लेख लिखा था, वो था ऑन टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिन टाइप। अब जैसा कहा कि माल्थस का प्रभाव भी पड़ता है जो डार्विन है उन पर। वेलेस का तो हमने देखा, वेलेस ने शोध पत्र लिखे, तो जब उन्हें पता था कि डार्विन भी इस दिशा में अपनी खोज कर रहे हैं तो उन्होंने क्या काम किया, वो अपने शोध पत्र कहाँ भेजे थे, डार्विन को भेजे थे। फिर क्या होता है, डार्विन के जो रिसर्च है, एक जो मोड सडनली डार्विन का चेंज हुआ, कहाँ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बिलीव करने वाला व्यक्ति अब कहाँ उसका बिल्कुल मोड चेंज हो गया है। उसे लग रहा है कि वेलेस नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसी कोई थ्योरी है और जो कारगर है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, माल्थस की बात करते हैं जो कि हम जानते हैं अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो पौधों और जानवरों के बीच में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वही जीवित रह पाएगा जो कि योग्य होगा, यानी कि प्रकृति उसका चयन करेगी जो उस संघर्ष में खुद को विजेता घोषित कर लेगा, या उस संघर्ष के लिए जिसने अपने आप को तैयार कर रखा होगा और वो उस संघर्ष का विजयी घोषित किया जाएगा। तो योग्यतम की प्राकृतिक चयन कर लिया जाता है, ये कहा था माल्थस ने। तो ये बात जो डार्विन है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करी कि वाकई ऐसा होता है। तभी तो फिंचे जो है कि जब अलग वातावरण में गई थी तो उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लिया, क्योंकि उन्हें उस वातावरण के अनुकूल खुद को रखना था। यानी कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ उनका, वहां पर सरवाइव करना था। तो उस सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया, मोटे मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि वो, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को उस सर्वाइवल के लिए तैयार कर लिया। और वो तैयार करने का तरीका क्या था कि खुद में कुछ परिवर्तन कर लिए जाए। इसके बाद चार्ल्स लाइल थे जो जियोलॉजिस्ट थे, उनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, उसमें उन्होंने की थी फॉसिल स्टडी। और उस फॉसिल स्टडी के बारे में इन्होंने बताया था लाइल ने। तो जब डार्विन ने देखा कि कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जो आज वाले ऑर्गेनिज्म से बड़े डिफर हैं, इट मीन्स जब हम स्टार्टिंग स्टेज पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तित जंतु थे, और जो आज धीरे धीरे करके कुछ एडवांस हो गए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर स्पेंसर थे जो कि एक फिलोसोफर थे, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डार्विन पर। और उन्होंने जो हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जा रही है, उन्होंने क्या कहा था, अगर हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उन्होंने कहा था योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने कहा था कि जब सामाजिक संघर्ष होते हैं तो उन सामाजिक संघर्षों में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो योग्य होता है। और सामाजिक संघर्ष जो होते हैं, यानी कि जो सोसाइटी में एक तरीके के क्या कहना चाहिए, लगातार एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है, तो वही अपने आप को वहां पर जीवित रख पाता है या वही सरवाइव कर पाता है जो उनमें सबसे ज्यादा योग्य होता है। यहाँ एक चीज, एक छोटी सी घटना से समझिएगा कि एक हिरन है और एक शेर है। शेर ने हिरन को देखा, ठीक है, और पहले भी हालांकि इस चीज का रेफरेंस कर चुके हैं हम कि शेर ने क्या किया, हिरन को देखा। अब हिरन ने भी देख लिया कि शेर क्या कर रहा है, उसे देख रहा है, और शेर उसे पकड़ लेगा तो मार लेगा, ठीक है। अब शेर को लग रहा है कि आज तो मेरा भोजन मेरे सामने है और आज तो मेरी बहुत बढ़िया दावत होने वाली है। अब ये हुआ दोनों में संघर्ष, शिकार और शिकारी का एक उदाहरण है, ठीक है। किसका संघर्ष हुआ, शिकार और शिकारी का। जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, हिरन चौकन्ना हो गया और तैयार हो गया भागने के लिए। जैसे ही शेर ने हिरन को देखा कि हिरन भागने के लिए तैयार हो गया, शेर चौकन्ना हो गया और वो उसके पीछे दौड़ने लगा। अब दोनों दौड़ रहे हैं, हिरन आगे है और शेर पीछे है। दोनों पूरी ताकत लगा के दौड़ रहे हैं, क्योंकि हिरन अपनी पूरी ताकत इसलिए लगा रहा है, उसे शेर का निवाला बनने से खुद को बचाना है, और शेर अपनी पूरी ताकत इसलिए लगा रहा है, उसे हिरन को अपना निवाला बनाना है। अब दोनों में वही सफल हो पाएगा जो योग्य होगा। और योग्य कौन होगा, जो दोनों में सबसे ज्यादा तेज दौड़ पाएगा। तो दोनों में जो तेज दौड़ पाएगा वही वहां पर क्या हो गया, योग्य हो गया। तो यही यहाँ पर स्पेंसर ने भी कहा था कि सामाजिक संघर्ष लगातार चलते रहते हैं और इन संघर्षों की शुरुआत चाहे एक दौर से होती हो, लेकिन वही जीतता है जो उसके लिए फिट होता है और जो उसके योग्य होता है। अब ये सारी बातों का प्रभाव पड़ा था डार्विन पर। डार्विन ने इन सारी चीजों को कलेक्ट किया और जो भी उसका अध्ययन था, जो भी रिसर्च थी, उस रिसर्च के साथ उन्हें मैचअप करने की कोशिश की और अपनी रिसर्च को उसी दिशा में उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी कि मोड बिल्कुल सोचने का बदल चुका था डार्विन का अब, और अब वो ये सोच रहे थे कि वाकई नेचुरल सिलेक्शन होता है, वाकई कुछ ऐसा होता है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्टिव बिहेवियर आते हैं और उसकी वजह से संरचनाओं में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। फिर बात आगे बढ़ी और यहाँ पर जब वेलेस और डार्विन दोनों मिलके काम करने लगे, क्योंकि दोनों का
एक ही तरीके का रिसर्च था, एक ही तरीके का काम था, दोनों नेचर पर स्टडी कर रहे थे, तो दोनों ने क्या किया, एक साथ काम किया, तो उनका एक कॉमन जो पेपर था, कॉमन लेख था, वो कॉमन लेख छपा। कॉमन लेख जो उनका छपा था वो था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से, और वो छपा था 1858 में। ठीक है, अब ये जो रिसर्च पेपर, ये जो शोध पेपर में छपा था, यानी कि दोनों का क्या था, ध्यान दीजिएगा, वेलेस का और डार्विन का संयुक्त रूप से था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये बात पढ़ा जाता था तो शुरुआती तौर पर सब लोग ऐसे ही जानते थे कि डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे ही जानते थे, मतलब डार्विन नहीं कहा जाता था जो हम आज कह रहे हैं। क्या कहते थे, वेलेस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इसका श्रेय किसको गया, डार्विन को गया। डार्विन को इसका श्रेय क्यों गया, 1858 में इन्होंने ये जो पत्र, शोध पत्र किया था, मतलब जो एडिटोरियल जो भी लिखा था इन्होंने, एक रिसर्च पेपर में जो ये छपा था, उसके ठीक एक साल बाद, यानी कि 1859 को यहाँ पर एक बुक लिखी थी डार्विन ने, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो बुक थी, ये बुक की वजह से ये जो पूरी थियरी आती है उसका क्रेडिट कहाँ चला गया, डार्विन को। अब जब भी हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, डार्विन के बारे में बात करते हैं। और इस बुक में उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ जो भी नेचुरल सिलेक्शन था उसको समझाने की कोशिश की और उसको रिप्रेजेंट किया। ऐसा कहा जाता है कि जो डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एक ऐसी बुक है जिसने बहुत ही इवोल्यूशनरी थॉट में चेंज लाया लोगों के, या तो बाइबल ने लोगों के विचारों को बदला या फिर ओरिजिन और स्पीशीज ने बदला। तो बड़ा इवोल्यूशनरी इसको कहा गया कि जिसने लोगों के दिमाग पर या उसके थॉट्स पर बहुत ज्यादा असर डाला। नेक्स्ट इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा जो फेमस बुक है वो कौन सी है, ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ही है। ठीक है, मैं यही लिख दे रही हूँ उसको, बाइबल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका यही आता है, सबसे ज्यादा बाइबल के बाद प्रचलित बुक किसको कहा जाता है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, जिसको बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके जो भी इनका प्रोसेस था, डार्विन की थियरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि पहले अभी हमें ये पढ़ना है कि जो डार्विन के सिद्धांत थे वो क्या थे। हम ये भी जानते हैं जब भी कोई सिद्धांत आता है तो उसके क्रिटिसाइज करने वाले भी आ जाते हैं, हम उस क्रिटिसिज्म को भी पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे, जैसे हमने नव लेमार्कवाद को पढ़ा था, यानी कि नियो लेमार्किज्म को पढ़ा था, ऐसी नियो डार्विनिज्म है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी था कि कहाँ से डार्विन का वो वाद शुरू होता है, और कुछ छोटे छोटे ये बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, डायरेक्ट अगर हम थियरी को पढ़ते तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाते। और एक जो ये एक द्वीप से संबंधित प्रश्न, ये ध्यान आया मुझे, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि डार्विन किस पर गए थे और डार्विन ने कौन सी बर्ड पर जो था, मतलब जो वेरिएशन वहां पर देखे थे द्वीप पर, आइसलैंड पर, वो कौन सी बर्ड थी, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ, और इस जहाज का नाम, जो भी वर्ल्ड सर्वे शिप था उसका नाम पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न ये था कि डार्विन के जो शुरुआती कार्य था, अध्ययन था, वो किस वैज्ञानिक के साथ था, तो हम किसके साथ था, वेलेस के साथ था। बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा, दार्शनिकों का भी पड़ा, जियोलॉजिस्ट का भी पड़ा, और जो इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, उनका भी इस पर प्रभाव पड़ा, और वेलेस जो खुद साइंटिस्ट थे उनका भी प्रभाव पड़ा। तो डार्विन को बहुत से लोगों ने प्रभावित किया है, यानी कि डार्विन के विचारों को। उसके बाद डार्विन की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद 19 अप्रैल 1882 की बात है जब डार्विन की डेथ हो जाती है। तो ये तो था डार्विन के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो डार्विन का सिद्धांत है, यानी कि डार्विनिज्म क्या है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। आप इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट्स जरूर करते रहें, क्योंकि अगर कंटेंट छोटा आ रहा है
इट मीन्स उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अदरवाइज हमें डार्विन का परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो भी बोर्ड पर लाइंस लिखी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज उन पर जरूर फोकस करिएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करते रहें, और कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के एंड्रॉयड फोन तक या उनके लैपटॉप तक पहुंच जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट को देख सके और इन्फोनी कॉर्नर के साथ जुड़ सके। लगातार साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।